नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, यह 100वां एपिसोड है। 100। इस एपिसोड में मैं कुछ अलग बात करूंगा। बात तो करूंगा सूचना की ही, लेकिन वह सूचना आरटीआई से संबंधित नहीं है। दरअसल अयोध्या आंदोलन को हमने पत्रकार के नाते बहुत समय तक कवर किया। 1988 में जब मैंने पांचजन्य ज्वाइन किया, दिल्ली की एक साप्ताहिक पत्रिका है, तो उसी समय अयोध्या आंदोलन अपने परवान पर था, पीक पर था। अयोध्या आंदोलन को कवर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी गई और एक प्रकार से कहिए कि मैं अयोध्या और दिल्ली रह करके मैंने उसको कवर किया और बहुत करीब से मैंने अयोध्या आंदोलन को देखा। जो 4 प्रमुख घटनाएं हैं: 9 नवंबर 1989, फिर 30 अक्टूबर 1990 प्रथम कार सेवा, फिर 2 नवंबर 1990 जिसमें दर्जनों कार सेवकों की हत्या की गई थी, पुलिस ने गोली चलाई थी। चौथा घटनाक्रम 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया था। बाबरी ढांचा न कहें बल्कि विवादित ढांचा कहें उसको, विश्व हिंदू परिषद तो यही कहती है। बहरहाल उस घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देखा था, इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये लगा होगा कि पत्रकार के रूप में इन्होंने इस घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मुझे उपस्थित होना चाहिए, इसलिए उसका मुझे निमंत्रण मिला। आज मैं उसी अयोध्या आंदोलन की उन घटनाक्रमों की चर्चा करूंगा जिसको हमने देखा है। आप इस एपिसोड को देखिए, मुझे लगता है कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। बस एक आग्रह यह है कि आप जब भी एपिसोड देखें सूचना की दुनिया का, पूरा देखें, अधूरा न देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बात 1988 की है। उस समय मैं पत्रकार के रूप में पांचजन्य दिल्ली में काम करता था। उसी समय अयोध्या आंदोलन चला और मुझे अयोध्या आंदोलन की संपूर्ण रिपोर्टिंग की पूरा दायित्व दिया गया। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 88 के बाद से लगातार जितने समय तक मैं पत्रकारिता में रहा, लगभग 30 साल, फरवरी 2019 में सूचना आयुक्त बनने से पहले के 3 दशक हमारी पत्रकारिता में गुजरे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अयोध्या आंदोलन की चर्चा क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, उसमें मुझे भी बुलावा आया है। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि चूंकि मैं राज्य सूचना आयुक्त हूं, वीआईपी के नाते बुलाया गया है। ऐसा नहीं है, पत्रकार के नाते वहां पर मुझे बुलाया गया है और इसलिए भी बुलाया गया क्योंकि मैंने अयोध्या आंदोलन को शिद्दत से कवर किया है। फिर वहीं हम 1988 पर लौटता हूं। अयोध्या आंदोलन की 4 प्रमुख तारीखों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिनके बारे में आप सब लोगों को, कई लोगों को मालूम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय उनकी चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी चर्चा किए बिना 22 जनवरी 2024 की चर्चा अधूरी है। 4 प्रमुख तारीखें जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। पहली तारीख है 9 नवंबर 1989। उस समय पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन का कार्यक्रम चलाया था। देशव्यापी शिला पूजन का कार्यक्रम, पक्ष विपक्ष सबने उसमें हिस्सा लिया था। तब उसका इतना राजनीतिकरण नहीं हुआ था जितना अब हो चुका है। इवन मुझे याद आता है कि सपा सरकार में मंत्री थे रमाशंकर कौशिक, उन्होंने भी शिला पूजन किया था और 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास हुआ। थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ उस समय उनको बुलाया, नारायण दत्त तिवारी ने,
कांग्रेस की सरकार थी और आपस में समझौता होकर के जहां शिलान्यास का स्थल तय किया गया था वहां पर शिलान्यास हुआ। दूसरी प्रमुख तारीख 30 अक्टूबर 1990। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा करने का तय किया हुआ था राम जन्मभूमि स्थल पर, लेकिन उस समय उस पर बड़ा विरोध हुआ। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और यहां पर मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। मुलायम सिंह ने यह कहा था कि कार सेवक क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आंदोलनरत लोगों ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। यहाँ एक घटनाक्रम मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आप लोगों में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। वह यह है कि अशोक सिंघल अयोध्या कैसे पहुंचे। उस समय तमाम अखबारों ने लिखा और तमाम चीजों का जिक्र किया जिसमें सभी गलत थी। उस पूरे घटनाक्रम का मैं हिस्सेदार था। पांचजन्य में पत्रकार के नाते मैं, उस समय के संपादक भानु प्रताप शुक्ल, अशोक सिंघल और शीर्ष चंद्र दीक्षित चारों प्रयागराज एक्सप्रेस से प्रयाग आए थे और यहां से हम सब लोग अयोध्या गए थे। घटनाक्रम इस तरह है कि अशोक सिंघल और शीर्ष चंद्र दीक्षित पत्रकार के रूप में अयोध्या गए। दक्षिण के दो प्रदेशों से छपने वाली दो पत्रिकाओं में के पत्रकार के रूप में उनका आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ था और राज्य उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की दिल्ली कार्यालय की ओर से उनको वहां जाने की अनुमति मिली थी। हाल हम वहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठे और उसी समय पुलिस ने छापा डाल दिया। बड़ी चतुराई से अशोक सिंघल और श्री सिंह दीक्षित को टीटी के माध्यम से एक कूपे में व्यवस्था की गई और उसमें वो सो गए। जब टीटी और पुलिस वालों ने चेक किया, सबको चेक करने के बाद जब कूपे की ओर बढ़े तो हमारे साथ जो हमारे संपादक थे भानु प्रताप शुक्ल जी ने, उन्होंने कहा कि उन दोनों की तबीयत खराब है। कल टीटी वहां से चले गए और किसी तरह से हम लोग इलाहाबाद पहुंचे। और मजे की बात मैं बताऊं, तो जैसे ही प्रयागराज स्टेशन के थोड़ा सा पहले ट्रेन रुकी, अशोक सिंघल ट्रेन से नीचे उतर गए, कूद गए और लुंगी और कुर्ते में और सिर पर साफा बांधकर रिक्शे से वो अपने घर जॉर्ज टाउन चले गए। उनको कोई पहचान नहीं पाया। और इधर हम जंक्शन पर हम तीनों लोग उतरे, शीर्षचंद्र दीक्षित जी, हम, भानु प्रताप शुक्ल जी, और बाहर आए एक कार से हम लोग अशोक सिंघल जी के जॉर्ज टाउन स्थित आवास पर गए और वहां से हम लोग निकले जौनपुर के लिए। वहां से जौनपुर के मुगरा कार से निकले थे। कार से निकलकर हम लोग मुगरा, बादशाहपुर, सुजानगंज और बदलापुर होते हुए सिंघरा मऊ पहुंचे। वहां अशोक सिंघल जी और श्री सिंह दीक्षित जी हमसे अलग हो गए। अशोक सिंघल उस समय विभाग प्रचारक थे संघ के रामदयाल जी अयोध्या के। उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अयोध्या पहुंचे, खेत खलिहान से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए और जाकर अयोध्या में छिप गए, जिसको विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वहां जाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। बहरहाल शीर्षचंद्र दीक्षित भी अन्य व्यवस्थाओं से अयोध्या पहुंचे और हम भानु प्रताप शुक्ल अपनी कार से देर शाम 29 अक्टूबर को पहुंचे। 28 अक्टूबर को प्रयागराज से चले थे और दूसरे दिन 29 अक्टूबर को शाम को अयोध्या पहुंचे और दूसरे दिन 30 अक्टूबर को दिगंबर अखाड़े के सामने अशोक सिंघल उपस्थित हुए और हजारों हजार कार सेवक वहां पर जुट गए। इस बीच कहीं से पत्थर चला और अशोक सिंघल के बाईं ओर सिर में लगा और उनको खून गिरने लगा। उनको श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको चोट लगने के बाद कार सेवक इतने आक्रोशित हुए कि पुलिस की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए राम जन्मभूमि स्थल तक पहुंच गए। इस बीच स्वामी धर्मदास ने एक कमाल किया, वहां खड़ी बस को चालू किया और स्टीयरिंग दबाते हुए सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए वो राम जन्मभूमि की ओर पहुंच गए। आक्रोशित कार सेवकों ने वहां पर कार सेवा की और वहां से शांतिपूर्वक लौट आए। उसी समय 30 अक्टूबर को, उस समय 12-1 बजे होंगे, पुलिस ने गोली चले और 2 लोग मर गए। तीसरी प्रमुख तारीख 2 नवंबर 1990।
उस समय 1 दर्जन से अधिक कारसेवकों को गोली चली, पुलिस ने गोली चलाई और वहीं पर उनको मौत के घाट उतार दिया। यहां कहना जरूरी है कि वो कारसेवक बिल्कुल शांतिपूर्वक सीताराम, जय श्री राम करते हुए राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाने वाले थे और जा रहे थे। खैर, ये बड़ा हृदयविदारक घटना था। उसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा। मेरे मन पर उसका बहुत समय तक बड़ा बुरा असर रहा। ये 3 प्रमुख तारीखें। चौथी प्रमुख तारीख है 6 दिसंबर 1992। उस समय सरकार बदल चुकी थी। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और नरसिंह राव वहां पर प्रधानमंत्री बने। फिर 6 दिसंबर को फिर तीसरी सरकार सेवा का ऐलान किया विश्व हिंदू परिषद ने। इस बार सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा की ओर से विजयराजे सिंधिया और केंद्र सरकार की ओर से 3 एफिडेविट दिए गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि वहां पर ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन संयोग देखिए, जहां विवादित ढांचा था वहां पर राम कथा कुंज, राम कथा पार्क में 2 लाख कारसेवक जुटे थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी उपस्थित थे मंच पर, मुरली मनोहर जोशी भी थे, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, अशोक सिंघल, तमाम संत भी थे और भाषण चल रहा था। अचानक 100-200 की संख्या में कारसेवक ढांचे की ओर बढ़े, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ढांचे पर चढ़ गए। फिर ये लगा कि अब ढांचा नहीं बचेगा। उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। लाल कृष्ण आडवाणी को बड़ी ग्लानि हुई और उनको ये लगा कि ये घटनाक्रम ठीक नहीं हुआ। खैर, वो मंच से उतरे, अशोक सिंघल भी उतरे, मुरली मनोहर जोशी भी उतरे, नीचे आकर के वो गुफ्तगू करने लगे। इस बीच प्रमोद महाजन से लेकर सारे लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर कारसेवक उतरे नहीं। फिर संतों ने विधि विधान से वहां से रामलला की मूर्ति ढांचा गिरने के पहले वहां से हटा ली और ढांचा गिरने के बाद तुरंत समतलीकरण के रात भर में समतलीकरण हुआ और रामलला के विग्रह को वहां पर विधि पूर्वक स्थापित करके तिरपाल लगा दिया गया, थोड़ा सा दीवार खड़ी कर। घटनाक्रम बताने का केवल उद्देश्य ये था, इन सारे घटनाक्रमों का मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं और मैंने इसको एक पत्रकार के नाते कवर किया था। शायद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख लोगों को ये लगा हो कि सुभाष सिंह ने इन पूरे घटनाक्रमों को देखा है, उनको जरूर आमंत्रित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत भाटिया और संघ से ही जुड़े अभिनव भार्गव दोनों लोग मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अयोध्या आने का निमंत्रण दिया और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उन्होंने हमको निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि आप राज्य सूचना आयुक्त के बजाय आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आइए, क्योंकि आप मूल रूप से मीडिया कर्मी हैं, इसलिए हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आप पूरे सभी अयोध्या आंदोलन के समकालीन इतिहास यानी 3 दशक के इतिहास को आपने नजदीक से देखा है, कवर किया है, इसलिए आप आएंगे तो हम सब लोगों को प्रसन्नता होगी। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया बतौर मीडिया कर्मी, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ये मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और देश भर के संत महात्मा वहां पर जुटेंगे। मैं वहां उपस्थित रहूंगा, यह मेरा सौभाग्य है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।